ना सोल्व कर पाए। लेकिन ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं जो डायमेंशनल नहीं हो पाई, यानी कि वो जो डायमेंशन बेस्ड नहीं है, जिनके ऊपर डायमेंशंस का कोई भी यूज नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये लिमिटेशंस क्यों हैं, कैसे हैं और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, ये एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट नंबर की जो लिमिटेशन है वो हमें बताती है, दिस मेथड गिव अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यानी कि ये जो मेथड है, आपके जो डायमेंशन निकालने वाला मेथड है, वो आपको कोई भी आइडिया नहीं देता किसके बारे में, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में। अब ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या है, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं, एग्जैक्टली वो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकती, किसी भी कंट्री में चेंज नहीं हो सकती। अगर आप पाई की वैल्यू को यहाँ पे 22/7 ले रहे हैं, तो अदर कंट्री में जाके भी आपको पाई की वैल्यू को 22/7 ही लेना पड़ेगा। दैट्स मीन वो टोटली कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है और डायमेंशनल लेस है, मतलब उनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर की लिमिटेशन है वो आपको ये बताती है, आपके जो डिजिट्स हैं 1, 2 और 3, पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट, जितने भी आपके हैं ये सब कांस्टेंट हैं और डायमेंशनल लेस है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, किसमें, डायमेंशनल एनालिसिस में। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। आपको ये साथ साथ याद भी करते रहना है कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में। एक दो डायमेंशनल और चीज आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को लगे आपको ये पता ही नहीं है कि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते कौन कौन से हैं। तो कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आपका पाई हो गया, आपकी जितनी भी डिजिट्स है, 2 अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, किसी और कंट्री में जाके वो 3 नहीं बन जाएगा, वो 2 ही रहेगा। यानी कि जो चीज एकदम कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब अपने सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर का हमारा जो लिमिटेशन है वो हमें बताता है, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला, हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते कंटेनिंग, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन आ जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में आपको कभी भी क्या दे दे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होता है आपका, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको अगर ये कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब डायमेंशनल एनालाइज वो नहीं कर पाएगा, आप उसका कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। ये तो आपके क्या हो गए, ये तो हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर कहीं पे भी आपको एमसीक्यूज में कहीं पे भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप इनके ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये डायमेंशन नहीं है इनके पास। और जहां पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसका आप कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। फिर आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरह का होता है, जैसे e की पावर -1 या e की पावर कुछ भी आ जाता है, जहां पे भी आपको ये e दिखाई दे, e का सिंबल दिखाई दे जिस भी फंक्शन में, वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। दैट्स मीन आपके वहां पे भी कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होगा, यानी कि आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका लॉग। लॉग आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि किसी भी नंबर के आगे लॉग 2, 3, 4 या कुछ भी किसी भी तरह का अगर आपको लॉग दिखा हुआ मिल जाए, दैट्स मीन आप उसका भी कोई भी फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, कभी भी अगर कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए या लॉग फंक्शन मिल जाए, तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो ये आपकी सेकंड लिमिटेशन है आपके डायमेंशनल एनालिसिस की। चलिए अपनी थर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो थर्ड लिमिटेशन है वो आपको बोलती है, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव
an exact form of relation more than one part of any side। तो ये जो आपकी यहाँ पे थर्ड लिमिटेशन कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि जब भी किसी इक्वेशन में कोई जो लॉन्ग इक्वेशन है अगर उसके एक साइड तो कम क्वांटिटी है, कम फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरी साइड का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा दे रखा है, बहुत ज्यादा बड़ा दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपका सोल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हमारी क्या बन गई, लिमिटेशन। आपको अगर याद हो तो हमने अपनी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट किया था, कुछ याद है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और ये हमारी डायमेंशनली क्या आई थी, करेक्ट आई थी, याद है। तो ये दोनों साइड लगभग सेम ही है, इधर के साइड भी हमारी 2 क्वांटिटीज हैं v और इधर के साइड भी हमारी 2 है, ये वाला 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमने डायमेंशनली क्या कर दी थी, करेक्ट कर दी थी। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये जो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, जहां पे आपकी कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक साइड तो क्वांटिटी कम हो और एक साइड, दूसरी साइड आपकी क्वांटिटी क्या दे रखी हो, बहुत ज्यादा दे रखी हो। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या रहता है, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन आड़े आ जाती है। देखिए अब यहाँ पे आ जाता है आपका फोर्थ लिमिटेशन। अब ये फोर्थ लिमिटेशन क्या कहता है, फोर्थ लिमिटेशन आपका कहता है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलेगी, वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, कि आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि आपका फोर्स हो गया, आपकी लेंथ हो गई, मास हो गया, ये आपकी स्केलर है या वेक्टर है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये भी आपकी किसकी लिमिटेशन है, आपके डायमेंशनल एनालिसिस की। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। देखिए स्केलर और वेक्टर का जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। जब किसी भी क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड दैट्स मीन साइज, उसकी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, अगर सिर्फ साइज है तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि बेटा आपको भागना है, तो वो सिर्फ भागेगा, उसको एक क्लोज रूम में बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद उसको बोलो आपको भागना है, तो वो बस भागेगा, उसको हमने किसी भी डायरेक्शन में नहीं बोला है कि वो आपको भागना है, बस उसको भागना है, तो वो एक स्केलर होता है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को स्पेसिफिक डायरेक्शन में भागने को बोलेंगे कि बेटा आपको सिर्फ सीधा सीधा भागना है, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और आपने अब तक जो भी सीखा है डायमेंशंस निकालना, अब तक कहीं पे भी ये पता नहीं लगा है कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो ये इसीलिए ही हमारी जो है फोर्थ वाली जो फोर्थ लिमिटेशन है वो हमें यही बता रही है कि जो अब जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया जाता है कि वो जो आपकी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो आपकी स्केलर है या वेक्टर है, बस यही समझाया गया है इस फोर्थ लिमिटेशन में। आई होप आपकी फोर्थ चारों की चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये चारों की चारों आपको याद भी करनी है, क्योंकि अगर आपने ये एक भी स्किप की या एक भी छोड़ने की कोशिश की तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको शायद अपने मार्क्स थोड़ी से कम मिले आपको एग्जाम में। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का, तो आपको ये चारों के चारों लिमिटेशंस लिखनी है। तो इन्हीं लिमिटेशंस के साथ आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर था वो आपका फिनिश हो गया है। डायमेंशनल एनालिसिस में जब मैंने आपको शुरू कराया था तो सबसे पहले आपको मैंने सारा सिस्टम बताया था कि किस किस तरह से हमें चीजों को करना है। मैंने आपके डायमेंशंस के बारे में भी बताया था कि डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, किन किन क्वांटिटीज से शो करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में भी बात की थी। फिर मैंने बताया था कि फंडामेंटल आपकी बेसिक यूनिट्स होती हैं, ड्राइव्ड आपकी ड्राइव्ड होती हैं। फिर उसके बाद हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी बात हुई थी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी थी, 3 निकल के आई थी, उन तीनों के बारे में मैंने बात की थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो क्यों जरूरी थी, क्यों हमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाना शुरू किया हमने, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमने एक सिस्टम बनाया जो सभी कंट्रीज के लिए सेम था, क्यों हमें जरूरत पड़ी यूनिट्स बनाने की। ये सारी चीज पे हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमें क्या करना था,
हमने जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते थे, न्यूमेरिकल्स के पैटर्न मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। जितने भी आपकी बुक्स में हैं या फिर जितने भी नेसेसरी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मैं आपके अलग अलग पैटर्न्स पे करा चुकी हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको उन सारे जितने भी मैंने आपको कराए हैं क्वेश्चंस, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। देन उसके बाद प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। तो कोशिश कीजिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखिए अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखिए आपने कोई चीज स्किप तो नहीं कर दी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्किप करते हैं तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, मुझे मैसेज करके बोल दे, कमेंट कर दे कि हमें इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा अच्छे से पढ़ाने की, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की। मैंने एक भी पार्ट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है, इवन मैंने एक भी पैटर्न नहीं छोड़ा है। जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स थे, आपके 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स थे। सबसे पहले हमने इक्वेशन की थी, इक्वेशन की डायमेंशनली करेक्ट, जितने भी पैटर्न थे सारे कराए थे। आज जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, जिसमें आपने क्या किया है, कन्वर्जन किया है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में, उसमें भी जितने भी पैटर्न बनते थे, इवन आपके यूनिट निकालने वाले भी जितने पैटर्न बनते थे, मैंने एक एक पैटर्न आपको कराया है। सेम ऐसा मैंने जो लास्ट पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था, मैं आपका एक भी मार्क्स नहीं छुड़वाना चाहती। लिमिटेशंस कई बार 3 मार्क्स में पूछनी चाहती है, तो मैंने आपकी ये भी कवर करा दिया। बाकी मेहनत आपकी होगी, बाकी समझ आपकी होगी। अगर आप नहीं करेंगे, करके देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये मेहनत बेकार जाएगी। तो प्लीज कोशिश करते रहिए, खुद से करके देखिए। खुद से करके देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा वो याद रहेगा और बेटर करने की कोशिश करोगे, एग्जाम में मार्क्स आपके होंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है तो वीडियो के बारे में भी मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब